नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, सुप्रभात, जय भीम, जय जोहार। कैसे हैं आप सब लोग? महात्मा बुद्ध डिजिटल लाइब्रेरी में आप सबका स्वागत है। मैं विजय मौर्य आपको इतिहास विषय बताऊंगा। भविष्य का निर्माण बिना इतिहास की समझ के नहीं हो सकता। यदि आप चाहते हैं कि आपका बेहतर भविष्य हो तो उसके लिए आपको इतिहास की वैज्ञानिक समझ होनी चाहिए। बिना इतिहास के जाने आप न तो वर्तमान को समझ सकते हैं और न ही अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इतिहास ही एक ऐसा विषय है कि अगर आप जानेंगे तभी आप भविष्य के बारे में सचेत हो पाएंगे। क्योंकि जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, व्यक्ति अपने इतिहास के बारे में जान नहीं रहा है और बिना इतिहास को जाने ही इतिहास के बारे में कल्पनाएं कर ले रहा है कि ये हुआ वो हुआ। जो आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो भी चीज़ें बता दी जा रही हैं उसको आप सत्य मान ले रहे हैं। यहाँ पर जो पढ़ने वाले छात्र हैं या जो इस वीडियो को देखने वाले बड़े लोग हैं, उनको इतिहास की समझ होनी चाहिए। इतिहास को लोग कहते हैं कि यह बोरिंग विषय है। यह बोरिंग विषय नहीं है। यदि आप अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तो आपको मानव सभ्यता के इतिहास के बारे में पता ही नहीं चलेगा कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या हुआ, धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या हुआ। और जब यह सब चीज़ आप नहीं जानेंगे तो जो चीज़ आपको समझा दी जाएगी वही चीज़ आप मानेंगे। हम यहाँ पर कक्षा 6 का इतिहास का पहला पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। चूँकि यह चैनल महात्मा बुद्ध डिजिटल लाइब्रेरी नाम से है और महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में कहा था कि तार्किक मनो, तर्क के आधार पर जो चीज़ तुम्हारी तर्क की कसौटी पर खरी उतरे उसी चीज़ को मानो। अगर जो चीज़ तुम्हारे तर्क की कसौटी पर नहीं खरी उतरती है तो उसको मत मानो। उसी प्रेरणा के आधार पर यह महात्मा बुद्ध डिजिटल लाइब्रेरी हम लोगों ने खोला है और इसमें जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वह सब वैज्ञानिक चिंतन के आधार पर होगी, साक्ष्यों के आधार पर होंगी। उम्मीद है आप सब इसका लाभ उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत। कक्षा 6 का पहला पाठ है, कैसे पता करें कि कब क्या हुआ था। इतिहास जानने का स्रोत क्या है? तो सबसे पहले हम चिंतन करेंगे कि इतिहास ही क्या है, किस चीज को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास को जानने के लिए सबसे पहले आप अपने परिवार के पास आइए। आपका परिवार, आप अपने दादा, परदादा, नानी, परनाना, जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, 10 मिनट का समय निकाल करके आप उनके पास जाइए, बैठिए और उनसे बात करिए और उनसे पूछिए कि दादाजी जब आप हम लोगों की उम्र में थे तो कैसे स्कूल जाते थे? तो दादाजी बताएंगे कि बेटा उस समय तो स्कूल बहुत दूर होता था, हम लोग पैदल जाते थे, इस तरीके से रोड नहीं था। पानी कहाँ पीते थे? तो बताएंगे कि हम कुओं का पानी पीते थे। आज अगर कुओं के पानी पीने की बात कही जाए
तो उत्तर भारत में जहाँ जहाँ नलकूप की व्यवस्था हो गई है, बच्चों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, लेकिन आज के 60-70 साल पहले ही इसी देश में नलकूपों की जगह कुओं से पानी पिया जाता था। और पानी आप जानते हैं कि जीवन जीने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तो जीवन जीने का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है, तो उस पर एक अधिकार करने वाले कुछ लोग होते थे। कुछ विशेष वर्ग के लोगों को पानी पीने से वंचित किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने दादा दादी या नाना नानी के पास जब बैठेंगे तो वहाँ से आपको ये सब चीज़ें प्राप्त होंगी। दूसरी चीज़, आपको अगर आपको किसी देश के इतिहास के बारे में जानना है, ये तो रहा आपके परिवार के इतिहास के बारे में, किसी देश के इतिहास के बारे में जानना है, किसी समाज के इतिहास के बारे में जानना है, तो वहाँ देखा जाएगा कि इसके संबंध में कोई लिखित साक्ष्य है कि नहीं है, कोई उस समय का इतिहासकार कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है। तो इन सब चीज़ों से उस समय के इतिहास को समझने का प्रयास होता है। तो इतिहास क्या है, पहले ये हम सब समझ लें। इतिहास बीते हुए समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। इतिहास क्या है? बीते हुए समय के लोगों को जानने और समझने का एक साधन है। क्षण प्रतिक्षण जो घटनाएं हो रही हैं वही भविष्य का इतिहास है। क्षण प्रतिक्षण बीतने वाली घटनाएं ही भविष्य का इतिहास है। या यूँ कहें, द इवेंट्स दैट हैव पास्ड थ्रू लोन ट्रेनिंग आर द हिस्ट्री ऑफ द फ्यूचर। जो प्रतिक्षण जो घटनाएं घटती हुई जा रही हैं वही भविष्य का क्या है? इतिहास है। एक बार ऐसे भी कर सकते हैं कि बीती हुई कहानियों या घटनाओं का संग्रह इतिहास है। अ कलेक्शन ऑफ स्टोरी एट द पास्ट इज कॉल्ड स्टोरी। अ कलेक्शन ऑफ द स्टोरी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड स्टोरी। तो इस तरीके से हम यह जान गए कि इतिहास क्या है। इतिहास का पिता कौन है यह भी आप समझ लीजिए। कोई सब्जेक्ट है उसके पिता के बारे में भी जाना जाता है। तो इतिहास के पिता का नाम बताया गया है हेरोडोटस। क्या बताया गया है? हेरोडोटस। इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस। समझ में आया? अब इतिहास 3 भागों में बांटा गया है, 3 कालों में बांटा गया है। एक पहला काल होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, या इसको हम कहते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल क्या है? वह काल जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो उस काल को समझने के लिए कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? तो उस काल को समझने के लिए हमें जो जमीन के अंदर से खुदाई से प्राप्त सामग्री होती है उसी का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया जाता है, उसी का अध्ययन किया जाता है, और अध्ययन से जो प्राप्त निष्कर्ष होता है उसी से इतिहास का निर्माण किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि देखिए एक ही घटना को समझने के लिए विभिन्न इतिहासकारों के विभिन्न मत हो सकते हैं। इतिहास अतीत की घटनाओं का अंदाजा लगाता है। एक्यूरेट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा ये तो जब कोई लिखित साक्ष्य मिलता है तब जाकर के पता लगता है, लेकिन जब कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है तो उस समय की घटनाओं का हम केवल और केवल क्या करते हैं? अंदाजा लगाते हैं। तो समझ गए क्या है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड? वह समय जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। समझ में आया? द पीरियड फॉर विच नो मटेरियल इज अवेलेबल, दैट इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक पीरियड। समझ में आया? प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है? द पीरियड फॉर विच नो रिटेन मटेरियल इज अवेलेबल, दैट इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक पीरियड। इतनी बात समझ में आई सबको? आइए दूसरा काल देखते हैं। दूसरा काल क्या है? दूसरा काल जिसको हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड।
वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हैं, किंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। लिखित साक्ष्य अवेलेबल हैं, लेकिन उसको कोई रीड नहीं कर सका है, तो उसे ही हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। द पीरियड फॉर विच written material is available but cannot read, that is called proto-historic period। इतनी बात समझ में आ गई। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? वह समय जिसके लिए लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हो चुके हैं परंतु उनको पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसे ही हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसके बाद तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काल आता है ऐतिहासिक काल। वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य अवेलेबल हैं और उसे पढ़ा भी जा सकता है, तो उसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल पीरियड, ऐतिहासिक काल। तो इतनी बातें हमें समझ में आ गई होंगी। द पीरियड फॉर विच रिटन मटेरियल इज अवेलेबल एंड कैन बी रीड, कैन आल्सो बी रीड, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल पीरियड। तो इस तरीके से हम जान गए कि जो इतिहास है, इतिहास क्या है, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। अब एक समय ऐसा था जब हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, आपको देखना होगा कि एक समय ऐसा आएगा, अभी अगले चैप्टर में हम पढ़ाएंगे, जब पाषाण काल पढ़ाएंगे तब आपको उस समय में विस्तृत में बताएंगे। एक समय ऐसा था कि मनुष्य लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानता था, तो उस समय का मानव का इतिहास का पता कैसे लगाएंगे? तो उस समय का पता लगाने का एक ही तरकीब है कि जब हम कहीं ज़मीन की खुदाई करते हैं, किसी टीले की खुदाई करते हैं, तो वहाँ जो प्राप्त वस्तुएं होती हैं उसका कार्बन 14 के आधार पर एक टेक्निक है कार्बन 14, जिससे किसी भी पुरानी वस्तु के बारे में उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाया जाता है। यह वैज्ञानिक पद्धति है, इस पर विश्वास किया जाता है। तो जैसे उस समय मिट्टी का कोई बर्तन हो, खिलौना हो, कोई हथियार मिला हो, तो उसमें हथियार में कौन कौन सी धातु लगी है, क्या लगा है, और मिट्टी का बर्तन है या खिलौना है तो कितना पुराना है, उस समय लोग कैसे, ये सब अनुमान लगाया जाता है। तो अभी जैसे हम आज आपसे प्रश्न कर दें, ये हम किस पर लिखते हैं बताइए, कमेंट में लिखिए, हम किस पर लिखते हैं आज? किस पर? कागज पर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऑन पेपर, हम इस समय ऑन पेपर लिखते हैं। हो गए थे तो हम ऑन पेपर तो लिखते हैं, लेकिन क्या हम हमेशा से ऑन पेपर थे? कागज पर हम हमेशा से लिखते थे? बताइए। नहीं लिखते थे, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हम हमेशा से कागज पर नहीं लिखते थे, तो इसका मतलब कि कागज भी एक ऐसा मटेरियल है जिसका इन्वेंशन हुआ होगा, जिसका आविष्कार हुआ होगा, जिसको किसी ने बनाया होगा, खोजा होगा। तो कागज का आविष्कार कब हुआ, कहाँ हुआ और कौन किया, ये चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, तो इतिहास की जो लिखित साक्ष्य जब हम बार बार कहते हैं, तो आप सबके दिमाग में यह बात आती हुई कि किसी कागज़ पर कोई चीज़ लिख करके रखी गई होगी, वही ऐतिहासिक साक्ष्य होगा। तो अभी आप जब यह जानेंगे कि कागज़ का आविष्कार कब हुआ, कैसे हुआ, तब यह बात आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी कि इतिहास केवल कागज़ पर लिखा हुआ ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं होता है।
तो कागज का आविष्कार आपको बता दें कि चीन में 201 ईसा पूर्व, बिफोर क्रिस्ट, या उसको कुछ लोग कहते हैं कि 105 ईस्वी में, 105 एडी में हुआ था। ये चीन में काइलून नामक एक व्यक्ति थे जो उस राजघराने में नौकरी पर थे, ऊंचे पद पर थे। तो ये जो खराब कपड़े के टुकड़े होते हैं, रद्दी कपड़े के टुकड़े होते हैं, तो इन कपड़ों के टुकड़ों को कुछ है जो भांग वगैरह, गांजा वगैरह जो पौधे होते हैं, इनके जो अवशेष हैं, और मछली पकड़ने वाली जो जाल है, इनके अवशेषों को पानी में भिगो करके, लुगदी बना करके, और उसको निचोड़ करके, सुखा करके, और एक कागज का आविष्कार उन्होंने उस जमाने में किया था। अब सोचिए कि कागज का आविष्कार 201 BC में हुआ था, अर्थात आज से 2200 साल पहले, या 100 में माने तो भी 2000 साल पहले। और 2000 साल पहले चीन ने कागज का आविष्कार कर लिया था। तो क्या उस समय हमारे पास भी कागज का आविष्कार था? ये आप जानना परमावश्यक हो गया है। क्या विश्व के अनेक देश भी उस समय कागज पर लिखते थे? या चीन की यह जो टेक्निक थी कागज बनाने की, वह दूसरे देशों ने कब प्राप्त की, यह भी जानना अब आवश्यक हो गया है। कागज बनाने की जो विधि थी वो चीन से दूसरे देशों ने कब प्राप्त की, दैट इज द क्वेश्चन। ये आपको जानना परम आवश्यक हो जाता है। When did other countries acquire the method of making paper from China? चाइना से दूसरे देशों ने पेपर बनाने की कला कब सीखी? तो आपको बता दें कि चाइना लगभग 600 साल तक अपनी टेक्निक पूरी दुनिया से छिपा करके रखा, या यूँ कहा जाए कि चीन की टेक्निक दुनिया ने 600 साल बाद जानी। समझ में आया? 600 साल, 6वीं शताब्दी में वह टेक्निक कोरिया को गई। सबसे पहले वह टेक्निक कागज बनाने की कोरिया को गई। उसके बाद 8वीं शताब्दी में वह टेक्निक, कागज बनाने का मेथड इस्लामिक देशों में गया, अरब गणराज्यों में गया। 11वीं शताब्दी में, जो आज यूरोप सबसे विकसित कंट्री देशों का एक समूह माना जाता है, तो 11वीं शताब्दी में कागज बनाने की टेक्निक यूरोप देशों को गई। अब आपके दिमाग में प्रश्न होता होगा कि गुरुजी तो सब बता रहे हैं कि 6वीं शताब्दी में कोरिया में हो गया, 8वीं में इस्लामिक देशों में हो गया, 11वीं में यूरोप में हो गया, और हम चीन के पड़ोसी हैं, तो हमारे यहाँ कब आया? दिमाग में क्वेश्चन उठा कि नहीं उठा? अब बताइए, उठा? बिल्कुल उठेगा भाई, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी देश है, और इस्लामिक वो अरब सागर के पास के रहने, लाल सागर के पास के रहने वाले को मिल गया, और यूरोप वालों को मिल गया, आए पड़ोस वाले को नहीं मिला। अब सोचिए हमारा उस समय आवागमन कैसा रहा होगा, चीन तक हमारी पहुंच कैसी रही होगी, कि हमें वह चीज कब मिली? 13वीं शताब्दी में मिली। कब मिली? 13वीं शताब्दी में। The method of making paper spread Korea 6th century, अरब गणराज्य 8th century, यूरोप 11th century, and India 13th century.
13वीं शताब्दी में हमको कागज बनाने की विधि का ज्ञान हुआ। तो इतनी बात सबके समझ में आ गई। कौन लाया? क्या कोई चीन का दूत लाया? बताइए। चीन वाले, क्या हमारा कोई आदमी चीन तक गया? पहले तो समझो कि 13वीं शताब्दी में भारत में राज्य किसका था। 13वीं शताब्दी वह समय है जब दिल्ली की सल्तनत पर वही किनका राज था? पृथ्वीराज चौहान खत्म शुरू हुआ। उसके बाद देखो कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश और तमाम जितने मुसलमान शासकों का जो शुरुआत हुआ था, वो उस समय हमारे देश में उनका शासन चल रहा था। राजपूतों का शासन खत्म हो रहा था और मुसलमानों का शासन शुरू हो रहा था। उस समय देश में कागज बनाने की तकनीकी आई, और वो तकनीकी किसी चीन के किसी व्यापारी के द्वारा नहीं आई। इसके तात्पर्य ये सिद्ध होता है कि चीन से हमारा उस समय व्यापार नहीं होता रहा होगा। हमको यह टेक्निक मिली थी अरब गणराज्य के व्यापारियों द्वारा। अरब के जो मुसलमान व्यापारी थे वो सबसे पहले आए। उन्होंने 8वीं शताब्दी में कागज बनाने की कला को सीखा था, और जब वे भारत में आए तो उन्होंने 13वीं शताब्दी में भारत में भी कागज बनाने की कला को लोगों को सिखाया। तो इस तरीके से अब आप जान गए होंगे कि भारत में 13वीं शताब्दी में कागज बनाने का कार्य शुरू हुआ। अब प्रश्न यहाँ उठ रहा है कि 13वीं शताब्दी में जब हमको कागज बनाने का ज्ञान हुआ तो उसके पहले हम लोग किस पर लिखते थे? यहाँ का इतिहास, यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, यहाँ कैसे लिखा जाता होगा, कैसे पढ़ा जाता होगा, ये दिमाग में क्वेश्चन आया कि नहीं आया? नहीं आया तो दिमाग में डाल लो ये क्वेश्चन। Knowledge of paper making methods was brought to India by traders in the 13th century. अब कौन लाया? The knowledge of making paper was acquired from the Arab Muslims. हम लोगों ने कागज बनाने का ढंग अरब के मुसलमानों से सीखा। अब आप एक बात देखिए कि जब हम लोग कागज बनाने का ढंग अरब के मुसलमानों से सीखे हैं तो हम लोगों को बताया जाता है कि हमारा देश भारत पहले विश्व गुरु था, और शायद बन भी गया है। हम लोग कहते हैं विश्व गुरु भारत, विश्व गुरु भारत। और विश्व गुरु भारत बनने के लिए सबसे पहला चीज़ क्या जरूरी होता है? पेन, कागज। कागज इस पर ही तो लिखा जाएगा, या कोई लिखने वाली ऐसी सामग्री जो बहुत ही इजीली सबको अवेलेबल हो जाए, तभी तो विश्व गुरु बनेगा। तो यहाँ विश्व गुरु जो भारत है उसकी स्थिति ये है कि कागज बनाने की जो टेक्निक है वह 8वीं शताब्दी में अरब गणराज्य इस्लामिक देशों ने सीखा, 11वीं में यूरोप के देशों ने सीखा, और उनके 500 साल बाद 13वीं शताब्दी में भारत के लोगों ने सीखा। अब आपके दिमाग में जरूर बात आ रही होगी कि जब कागज का इतना प्रचार प्रसार नहीं था तो उस समय के लोग शिक्षा दीक्षा का ग्रहण कैसे करते थे। तो इस पर भी हम चर्चा इसी में आगे करेंगे।
तो अब तक आप लोग पढ़ चुके हैं इतिहास क्या है, इतिहास कितने कालखंडों में बांटा गया है, इतिहास को समझते कैसे हैं। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब भारत में कागज का ज्ञान नहीं था तो उस समय हम लोग किस पर लिखा करते थे, या हम क्यों पूरा विश्व उस समय अपने इतिहास को किस पर लिख कर, किस पर सजो करके रखा है, किसके आधार पर हम जानते हैं कि विश्व में ये चीजें हुई होंगी। तो आप सब जान जाइए कि हम सब उस समय का इतिहास ताड़पत्रों पर, ताड़पत्र क्या है, पाम ट्री लीव्स, जो ताड़पत्र होते हैं उस पर हम लोग उस जमाने का इतिहास लिखा पढ़ा करते थे। भोजपत्र, भुर्ज नामक एक पेड़ है, उसकी छाल को लिखने का काम किया जाता था। ताम्रपत्र, तांबे के पतले चपटे टुकड़े होते थे, उस पर लिखा जाता था। स्तंभ लेख, पत्थर के खंभों पर लिखा जाता था, स्टोन पिलर जिसको कहा जाता है। और शिलालेख, पत्थर की चट्टानों पर लिखा जाता था, जिसको हम स्टोन क्लिप्स कहते हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि जब हमारे पास कागज नहीं था तब हम कहाँ लिखते थे, या हमारे उस समय लिखा पढ़ी का कार्य कहाँ होता था। तो हमारे यहाँ उस समय किस लिखा पढ़ी का कार्य ताड़ पत्रों पर, पाम ट्री लीव्स, भोजपत्रों पर, बिर्क बार्क, बार्क माने छाल, बिर्क माने भुर्ज नामक पेड़, और ताम्र पत्तों पर कॉपर पीसेज, और स्तंभलेख स्टोन पिलर, और शिलालेख स्टोन क्लिप्स, इन चीजों पर हम उस समय का इतिहास लिखा हुआ पाते हैं। और जब लिखा हुआ पाते हैं तो हम उसी के आधार पर उस समय की परिकल्पना करते हैं। इतनी बात सबके समझ में आ गई? आ गई हो तो कमेंट में जरूर लिख दीजिए। अगर इतनी बात सबके समझ में आ गई हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट में लिखा करिए। यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो उसे भी कमेंट में लिख देंगे, तो उन प्रश्नों का उत्तर आने वाले चैप्टर में हम दे दिया करेंगे। समझ में आया? तो ये तो रहा हम लोगों के इतिहास के बारे में। तो इतिहास को कैसे जाना जाता है, तो आप लोगों को बता दें कि प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई जो वस्तुएं हैं, जैसे इमारत हैं या कोई भवन का अवशेष है, तो उसके रख रखाव और उसका जो अध्ययन करने वाला एक विभाग बनाया गया है, उसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी या पुरातत्व विभाग। और जो उसमें काम करता है तो उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ध्यान देना सभी बच्चे। द स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट बरीड बिल्डिंग्स यूज्ड बाय ह्यूमंस इन एंशिएंट एज and their maintenance is called archaeology। तो आर्कियोलॉजी क्या है? यह प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं, इमारतों इत्यादि के अवशेषों के रखरखाव तथा उनके अध्ययन को करने वाला जो विभाग होता है उसको हम पुरातत्व विभाग कहते हैं, और जो अध्ययन करने वाले लोग होते हैं उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं या पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। अब ऐतिहासिक स्रोत क्या है? ऐतिहासिक स्रोत, हिस्टोरिकल सोर्सेज। ऐतिहासिक स्रोत क्या हैं? तो पहला ऐतिहासिक स्रोत हमको बताया जाता है कि पहला ऐतिहासिक स्रोत में हम
पुरातात्विक स्रोत को रखते हैं। अभी जो राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो विवाद था, तो उसके जो फैसले के आधार का जो साक्ष्य बना था वो उस स्थान की खुदाई हुई थी, और उस खुदाई में जो साक्ष्य मिले थे तो उससे यह स्पष्ट हुआ था कि यह जो विवादित ढांचा था यह निश्चित रूप से कोई पुराना मठ, मंदिर इत्यादि रहा है। उसका जो ढांचा था वह मस्जिद से भिन्न पाया गया। उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई फैसला दिया था। खैर वो तो बहरहाल दूसरा विषय हो जाएगा। तो पुरातात्विक स्रोत के आधार पर हम इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। इतिहास में पहला चीज मिलता है अभिलेख, उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, या शुद्ध रूप से कहें कि रिकॉर्ड। तो जो पिलरों पर, स्टोन पिलरों पर जो लिखित होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। उस जमाने में मोहरें मिलती थी, सिक्के मिलते थे, तो जो कॉइन्स मिलते थे उससे भी हमें उस जमाने के बारे में प्राप्त होती है। मोहर का मतलब सील से होता है, या रुपये पैसे से भी होता है। पुराने ज़माने में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मिली है स्तूप, जिसको हम माउंट बोलते हैं, ढेर, टीला। तो उन सब चीज़ों से उस समय के इतिहास को समझने का प्रयास किया गया है। दूसरी चीज़ है साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में लिटरेसी सोर्सेज, तो लिटरेरी सोर्सेज हमें देखिए धार्मिक जो साहित्य होते हैं तो उसमें पहला उस जमाने का धार्मिक साहित्य में वेद है। वेद के राइटर का पता नहीं है कि कौन वास्तव में वेदों की रचना किया है, तो कई लोगों ने रचना किया है और उसमें आर्यों के संबंध में बातें लिखी गई हैं। रामायण और महाभारत ये एपिक चीज़ हैं, महाकाव्यकालीन समाज के बारे में लिखा गया है। ध्यान देना, रामायण और महाभारत ये महाकाव्य हैं, यह ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। ये पौराणिक साक्ष्य हैं। इतिहास और पुराण में बड़ा अंतर होता है। इतिहास सत्य के नज़दीक होता है और पुराण में कल्पनाओं का सहारा लिया गया होता है। ये दिमाग में ध्यान में रख लेना है आप लोग बात। इतिहास और पुराण दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं। इतिहास वैज्ञानिक चिंतन के आधार पर और वास्तविक घटनाओं के आधार पर होता है, और पौराणिक घटनाएं जैसे हम उस समय की घटनाओं को अपने स्वविवेक से लिख दें, वो पौराणिक चीज़ें हो जाती हैं। तो रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने किया था, उस समय महाकाव्यकालीन समाज का दर्शन हुआ। महाभारत भी वेद व्यास जी ने किया है, उस समय भी उन्होंने महाकाव्यकालीन समाज का दर्शन कराया है। जैन और बौद्ध साहित्य का निर्माण हमारे यहाँ हुआ है, उसमें 6वीं शताब्दी के इर्द गिर्द की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक स्थिति की व्यवस्था देखने को मिलती हैं। जहाँ तक कथाओं से उस समय की स्थिति का पता चलता है। तो इस तरीके से हमें इतिहास को जानने का दो स्रोत पढ़ चुके, एक पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। अब तीसरा और अंतिम स्रोत होता है जिसको हम बोलते हैं यात्रा। एक होता है नॉन रिलीजियस लिटरेसी, धर्मेत्तर साहित्य। धर्मेत्तर साहित्य जिसमें धर्म इत्यादि के बारे में नहीं लिखा जाता है, अपितु जैसे अर्थशास्त्र है, कौटिल्य चाणक्य द्वारा लिखित एक अर्थशास्त्र है। अगर मौर्यकालीन समाज की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचना को समझना है तो आपको कौटिल्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। उसी तरीके से कश्मीर के अगर इतिहास को, आपको 11वीं 12वीं शताब्दी के इतिहास को जानना है
तो आपको कल्हड़ द्वारा रचित रजत रंगणी जब पढ़ेंगे तो उस समय की स्थिति के बारे में आपको पता लगेगा। तीसरा एक चीज जो महत्वपूर्ण होता है, यात्रा वृत्तांत। कोई विदेशी यात्री, कोई विदेशी राजदूत जब कहीं पर आता जाता है और वो जो अपनी चीज़ें लिख देता है और उसके देश में वो चीज़ें सुरक्षित मिलती हैं, तो भविष्य में उसका इस्तेमाल संबंधित देश के इतिहास को समझने के लिए किया जाता है। जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो भारत के परिप्रेक्ष्य में पहले राजदूत हुए हैं जो मेगास्थनीज हैं, उन्होंने इंडिका को लिखा है। इंडिका में उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य कालीन समाज की रूपरेखा का वर्णन किया है। दूसरे एक यात्री हुए हैं फाहियान। फाहियान ने गुप्त काल से संबंधित समाज की झलक को लिखा है। ये चीनी यात्री थे। और मेगास्थनीज यूनानी यात्री थे, यूनानी राजदूत थे, ग्रीक एम्बेसडर। मेगास्थनीज कौन थे? ग्रीक एम्बेसडर। किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। क्या लिखा था? इंडिका। समझ में आया? फाहियान कौन थे? फाहियान एक चीनी यात्री थे। कब आए थे? गुप्त काल के समय में आए थे और उन्होंने गुप्त काल से संबंधित चीजों के बारे में लिखा। फाहियान एक बौद्ध तीर्थ यात्रा पर आए हुए थे। ह्वेनसांग ये भी चीनी यात्री थे और ये आए थे हर्षवर्धन के काल में, और इन्होंने जो लिखा है वो हर्षवर्धन के समय काल का विवरण इन्होंने लिखा है। तो एक चीज तो यहाँ स्पष्ट आपको हो गई होगी कि हमारे यहाँ ह्वेनसांग चीन से आए थे पढ़ने। तो इस समय इसका मतलब कि हमारे यहाँ पढ़ाने का जो विश्वविद्यालय होते थे, जो गुरुकुल होते थे, उनकी चर्चा दूरों दूरों तक होती थी। इस नाते ही उस समय लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। यह दिगर बात है कि हम लोगों ने कागज का आविष्कार 13वीं शताब्दी के बाद किया, लेकिन इसका मतलब है कि उसके पहले भी हमारे यहाँ ज्ञान विज्ञान से संबंधित जो बातें होती थी तो उसको लिखने के लिए भोजपत्रों का जो सहारा लिया गया था वह उस जमाने के इतिहास को सुरक्षित और संरक्षित रखने का प्रयास बताता है। तो अब तक हम लोगों ने जाना कि इतिहास क्या है, इतिहास कितने भागों में बांटा गया है, कागज कब बना, कागज के न रहने पर हम लोगों के द्वारा किस चीज़ों पर लिखा जाता था। अब ये सब चीज़ जान गए हैं तो अब आपको बताते हैं कि पुरातत्व विभाग द्वारा जो खुदाई में प्राप्त सामग्री होती है उसको कहाँ रखा जाता है। आप ये जान लीजिए, ए प्लेस फॉर प्रिजर्विंग हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स, जहां ये रखा जाता है उसको हम संग्रहालय बोलते हैं। दिमाग में नोट कर लो, इसको हम म्यूजियम बोलते हैं। अभी आपके लखनऊ में म्यूजियम है, पटना में म्यूजियम है, दरभंगा जिला में है, तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर म्यूजियम को बना करके और ऐतिहासिक चीज़ों को वहाँ पर सुरक्षित और संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम ब्रिटिश म्यूजियम है, लंदन में बना है। यह विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है, विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है। द ब्रिटिश म्यूजियम इन द लंदन इज द बिगेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड। समझ में आया? भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता किसे माना गया है? अब ये भारतीय पुरातत्व विभाग में खुदाई उदाई का ये जो निर्णय हुआ था यह किसके ज़माने में हुआ था? तो यह था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना गया है। उनको भारतीय पुरातत्व विभाग का फादर माना गया है। समझ में आया? अभी इसके पहले बताए थे आपको कि पुरातत्ववेत्ता कौन होता है। तो पुरातत्ववेत्ता वही होता है जो पुरातत्व विभाग में काम कर रहा है, या उसको हम ऐसे कहें कि प्राचीन अवशेषों, प्राचीन लिपि, प्राचीन मूर्ति, प्राचीन दबे भवनों, शहरों को
जो वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है वही पूरा तत्ववेत्ता कहलाता है, और उसको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो अतीत के बारे में अध्ययन करता है तथा उसके बारे में लिखता है, उसको हम इतिहासकार कहते हैं। द पर्सन हु स्टडीज द पास्ट एंड द राइट्स अबाउट इट इज कॉल्ड ए हिस्टोरियन। तो समझ में आया इतिहासकार किसे कहते हैं? आपके दिमाग में एक प्रश्न उठना चाहिए कि ये जो अभी इसके पहले हम बताए थे कि अभिलेख, सिक्के, तो सिक्कों से हमें क्या पता चलता है? मान लीजिए कोई सिक्का हमको मिल जाए तो हम सिक्कों से क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ज़माने में क्या हो रहा होगा। तो सिक्कों से जब हम पता लगाएंगे तो पहले तो सिक्के देखेंगे कि यह किस धातु से बना है। मान लीजिए अगर सोने की धातु से बना है तो हम कहेंगे कि ये उस ज़माने में लोग सोने का सिक्का चलाते थे। अगर चांदी से चला है तो चांदी चलाते थे, तांबा चला है तो तांबा चलाते थे। तो उस समय की आर्थिक स्थिति का पता सिक्के की धातु को देख करके लगता है। सिक्के पर किसी शासक का कोई नाम है, या मान लीजिए कोई उस पर घुड़सवारी कर रहा है या कुछ इस तरह का चित्र है, तो इससे पता चलता है कि उस समय के शासक घुड़सवारी जानते थे या उनके पूर्वज घुड़सवारी जानते थे। तो इस सिक्कों से इस तरीके से हमें पता चलता है। तो सिक्कों से हमें क्या पता चलता है? उस ज़माने का इकोनॉमिक स्थिति क्या है। तो अब तक हम जान गए इतिहास क्या है, इतिहास के जानने के स्रोत क्या हैं। अगर आप सबको यह पूरा चैप्टर अच्छा लगे, इसको लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा और दूसरे लोगों को प्रेरित करिएगा। विशेषकर वे सभी बच्चे जहाँ पर सामाजिक विज्ञान का टीचर अवेलेबल नहीं है, तो वे लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 के इतिहास को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। या वे सभी लोग जो भविष्य में IAS, PCS, पुलिस, दरोगा, रेलवे इत्यादि की परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं, तो उनको लिए भी कक्षा 6 से 12 तक की NCERT की बुक को पढ़ना अनिवार्य होता है। तो आप भी इस वीडियो को देख करके आप जान सकते हैं कि इतिहास क्या है, इतिहास की समझ को अपनी विकसित कर सकते हैं। धन्यवाद।